नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम एनपीएस सब्सक्राइबर के 60 वर्ष से पहले सेवा से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें मिलने वाले लाभांशों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एनपीएस सब्सक्राइबर के 60 वर्ष से पहले सेवा से सेवानिवृत्त होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निम्न लाभांश मिलते हैं। 20% लम सम ऑफ एनपीएस कॉर्पस, 80% फंड यूज्ड फॉर पेंशन, लीव इनकेसमेंट, टीए टू प्लेस ऑफ सेटलमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस सेविंग फंड। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि 60 वर्ष से पहले एनपीएस सब्सक्राइबर के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें अपने एनपीएस खाते में जमा राशि की निकासी हेतु कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे। सबसे पहले इसमें प्रान कार्ड इन ओरिजिनल, और यदि आपके पास प्रान कार्ड नहीं है तो उसका रीज़न मेंशन करते हुए एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, नोटराइज्ड एफिडेविट। उसके बाद आधार और पैन कार्ड की कॉपी, उसके उपरांत कॉपी ऑफ फॉर्म 3, फैमिली पेंशन, फैमिली की डिटेल्स होती है इसमें, जिसमें फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स होती है, वो होता है ये फॉर्म 3। कैंसल चेक इन ओरिजिनल चेक को कैंसिल करना है। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक या बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी आपने लगानी है, या मैंडेट फॉर्म, और डिस्चार्ज ऑर्डर ड्यूली वेरीफाइड बाय डीडीओ, मतलब डीडीओ ने जो डिस्चार्ज ऑर्डर वेरीफाइड किया हो उसे लगाना है। डिस्चार्ज ऑर्डर, अगर आप वॉलंटरी रिटायर जा रहे हैं तो रिटायरमेंट वाला ऑर्डर, रेजिग्नेशन पे जा रहे हैं तो रेजिग्नेशन ऑर्डर, एक्सेट्रा हो सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एग्जिट फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। दोस्तों, एनपीएस कर्मचारी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कर्मचारी को उसके एनपीएस खाते में जमा राशि के 20% लमसम के रूप में भुगतान की जाती है, और शेष 80% राशि कर्मचारी को प्रत्येक माह पेंशन के रूप में भुगतान की जाती है। दोस्तों, हम विभिन्न उदाहरणों से समझेंगे कि विभिन्न आयु वर्ग के एनपीएस शेयर धारक कर्मचारियों के 60 वर्ष से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें कितना लमसम एवं पेंशन मिलेगी। हमने लमसम की गणना प्रतिवर्ष 8% एवं पेंशन अमाउंट की गणना प्रतिवर्ष 6% ब्याज की दर से की है। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 27,60,000 होगा यदि कोई भी एनपीएस सब्सक्राइबर 1,20,000 प्रत्येक वर्ष जमा करता है, और एनपीएस सब्सक्राइबर जो एग्जिट कर रहा है उसकी जो सेवा है वो 23 ईयर की सर्विस है और 43 ईयर एज है उसकी, तो आपको 27,60,000 रुपये प्राप्त होगा। इसमें इंटरेस्ट जो अर्न करेगा 51,80,000 होगा। मैच्योरिटी अमाउंट 79,40,000 होगा। लमसम अमाउंट जो 20% आपको रिटर्न होगा वो 15,90,000 आपको मिल जाएगा, और पेंशन के रूप में जो एन्युटी प्रोवाइडर के पास जाएगा वह 63,50,000 होगा, और आपको मंथली पेंशन लगभग 31,760 रुपये मिलेगी। इसी प्रकार यदि एनपीएस सब्सक्राइबर 32 साल का है और 12 वर्ष की ही सेवा पूर्ण करता है, और एवरेज 72,000 प्रत्येक वर्ष उसके एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहे हैं, और इसमें रिटर्न जो है 8% हमने लिया है, तो लमसम अमाउंट की गणना इस प्रकार से होगी। टोटल इन्वेस्टमेंट जो सब्सक्राइबर का होगा वो 8,64,000 होगा, और इंटरेस्ट उस पर जो अर्न करेगा वो 15,89,000 होगा। मैच्योरिटी अमाउंट उसका 14,50,000 होगा, और लमसम जो उसे मिलेगा 2,91,000, और पेंशन अमाउंट उसका 11,60,000 होगा। मंथली पेंशन उसको 5,811 रुपये मिलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार हमने विभिन्न एज ग्रुप और सर्विस के अकॉर्डिंग डिटेल्स निकाली है, जिसमें यदि कोई 28 साल एज का कर्मचारी 8 साल की सेवा के बाद एनपीएस से एग्जिट करता है तो, और उसका मंथली शेयर 5,800 रुपये है, तो उसका लमसम प्लस रिटर्न जो होगा वो 7,82,000 होगा। उसमें लमसम अमाउंट जो उसको 20% वापस होगा वो 1,56,000 वापस होगा, और उसकी जो पेंशन मिलेगी उसे मासिक वो 3,126 रुपये मिलेगी। इसी प्रकार अगर कोई कर्मचारी एनपीएस वाला
सुपर वॉलेंटियर रिटायर जाता है और उसकी एज 40 वर्ष है और 20 साल सर्विस के बाद ही वॉलेंटियर रिटायर जा सकते हैं, 20 साल उसकी सेवा हो गई, तो उसको मंथली शेयर जो है उसका 7,200 पर मंथ अगर वो कटवाता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 42,70,000 होगा। लमसम उसको 8,54,000 रुपये वापस मिलेंगे और 17,077 रुपये उसको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इन फिगर को देख लें और ज्ञात कर लें कि आपको लगभग अमाउंट क्या मिलेगा। दोस्तों, अब हम लिव इन केसमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, लिव इन केसमेंट में आप 300 दिन तक की अनलीव का इनकेस कर सकते हैं यदि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे अकाउंट में 300 दिन का अनलीव बैलेंस है। यदि किसी कारण से 300 दिन अनलीव बैलेंस नहीं है तो जो 300 दिन में अनलीव कम होगी उतना अमाउंट आपका अगर एचपीएल बैलेंस है उसका आप भुगतान किया जाता है। इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। द कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अनलीव के केस में पे होगी और डीए उस पर जिस डेट में रिटायर हो रहा है उस डेट का डीए का रेट और नंबर ऑफ डेज बाई ऑफ अनयूटिलाइज्ड अनलीव डिवाइडेड बाई 30 से। एचपीएल के केस में एचपीएल प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ एचपीएल बाई 30। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि यदि लेवल 3 का कोई कर्मचारी जिसकी बेसिक पे 36,100 है और उस पर डीए 46% के रेट से 16,606 है और उसके अनलीव अकाउंट में 250 दिन बैलेंस हैं, तो उसको कितना लिव इनकेसमेंट मिलेगा। इसमें बेसिक पे आ गई 36,100 प्लस डीए आ गया ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 16,606 इंटू 250 दिन अनलीव बैलेंस डिवाइडेड बाई 30, तो ये 4,39,216 रुपये आता है। इसी प्रकार अब ये 285 दिन है, 300 दिन तक ले सकते हैं और उसके अकाउंट में एचपीएल भी बैलेंस है। तो एचपीएल का मतलब हाफ पे लीव 36,100 का हाफ मिलेगा 18,050, डीए 16,606 का हाफ हो जाएगा 8,303 या 18,050 पे 46% डीए 8,303 ही आएगा इंटू 250 दिन ये है, 50 दिन की एचपीएल और होगी तो 300 पूरे हो जाएंगे। 50/30 इसका टू 43,921 रुपये। तो टोटल अमाउंट उसको जो लिव इनकेसमेंट का मिलेगा इस कर्मचारी को वो 4,83,137 मिलेगा यदि उसकी 250 दिन अनलीव और 50 दिन एचपीएल का वह लेता है। अब यदि वह उसके अकाउंट में पूरे 300 दिन ही अनलीव बैलेंस है तो उसको कितना मिलेगा, अब हम ये देखते हैं। तो 36,100 उसका बेसिक है, डीए है 16,606 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई 30, तो 5,27,060 रुपये मिलेगा। मतलब अगर पूरी अनलीव आपके अकाउंट में 300 दिन है तो ये ज़्यादा अमाउंट है और अगर कम है तो ये कम है एचपीएल के साथ। सो कोशिश करें कि अपने अनलीव अकाउंट में मिनिमम 300 दिन अनलीव बैलेंस अवश्य रखें। दोस्तों, अगर एनपीएस कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद वॉलंटियर रिटायर जाता है तो उसे ट्रांसफ़र ग्रांट भी मिलेगी। ट्रांसफ़र ग्रांट के लिए उसको 80% लास्ट मंथ बेसिक पे का मिलेगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस ऑफ फॉर सेल्फ एंड फैमिली लिमिटेड टू दैट एडमिजिबल ऑन ट्रांसफ़र में जो मिलती है सेम वही। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट एज इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र। पर्सनल इफेक्ट जो सामान है, घरेलू सामान, उसको डिक्लेयर प्लेस तक या होम टाउन तक जो भी जहाँ भी वो सेटल होना चाह रहा है रिटायरमेंट के बाद वहाँ तक का मिलेगा। इसके लिए उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी कि अगर उसका रेजिडेंस चेंज है, अपने रिकॉर्ड के रेजिडेंस के अकॉर्डिंग वह शिफ्ट नहीं हो रहा है और कहीं हो रहा है और जगह सामान शिफ्ट करना चाह रहा है, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एक अंडरटेकिंग देके कि मैं अपना सामान वहाँ सेटल हो रहा हूँ, वहाँ ले जाना चाहता हूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वीनियंस एज इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र। अगर कन्वीनियंस है उसके पास तो उसको उसकी भी कॉस्ट मिलेगी जो उस पर खर्चा आएगा ढुलाई में। दोस्तों,
इसके अतिरिक्त ग्रुप इंश्योरेंस सेविंग फंड की राशि व कुछ विभागों में अलग अलग वेलफेयर स्कीमें चलाई जाती हैं, उनके भी लाभांश प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस प्रकार सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभांशों की स्वयं ही गणना कर सकते हैं आप, अगर आप ऊपर फिगर के अकॉर्डिंग करें। दोस्तों, नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी सीखकर इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।